कई दफ़ा हमें मीडिया पे, और मीडिया का बड़ा इन्फ्लुएंस होता है पुरानी दिलीप कुमार की फ़िल्मों से लेके आजकल की जो फ़िल्में हैं वो भी इस चीज़ को बड़ा प्रोपगेट करती हैं। गाने होते हैं नी मैं चोरी चोरी ला ली आँखियाँ। हाँ, तो इसका असर जो है मेरा ख़्याल है हर एज के लोगों पर होता है, यंगस्टर्स पे ज़्यादा होता है। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं कि फिर बिल्कुल प्यार जो है उसकी कितनी गोलियां खा लें, सुबह दोपहर शाम, या बिल्कुल मना है क्या? बड़ा मुश्किल सवाल है, मैं फिर भी कोशिश करता हूँ कि इसका जवाब दूँ। देखिए, अज़ल से इंसान इस कुर्रा अर्ज़ पर ज़िंदगी गुजार रहा है और ये कोई 2.5 लाख साल पुरानी बात है कि इंसानों ने यहाँ रहना शुरू किया इस कुर्रा अर्ज़ पर। और पहले शादियाँ नहीं होती थी, शादी का इंस्टीट्यूशन कोई 5000 साल पुराना है, ये सिर्फ 5000 साल। और 2,45,000 साल पहले इंसान ये सारा वक्त बग़ैर शादी के ही गुजारता रहा, जैसे जंगल में रहना, और इसी तरह इंसान की अफज़ाइश नस्ल भी होती रही। अब अगर मुड़ के सारे इस अरसे पे देखें तो थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन फिर मैरिज का इंस्टीट्यूशन आया, लोगों ने जोड़े बनाने शुरू किए, और सबसे पहले ये था कि कोई तगड़ा आदमी है तो वो कहता है कि भाई ये जो खातून है वो मेरे लिए मखसूस है, तो बाकी सब जो कमज़ोर लोग थे तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हमें कोई इतराज़ नहीं। और इसी तरह फिर तगड़े आदमियों ने एक की बजाय 2 या 2 से ज़्यादा ख़वातीन के ऊपर अपनी अजारादारी बनाने का वतीरा अपनाया। और फिर मॉडर्न ज़माना आ गया जिसमें मोनोगमी, यानी एक बंदा एक औरत के साथ ज़िंदगी गुजारेगा। आजकल दुनिया में जितने भी महज़ब ममालिक हैं उनमें मोनोगमी को बेहतर समझा जाता है कि आप एक इंसान के हकूक़ पूरे कर लें और उसके साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप बना लें, तो यही बहुत है। मैरिज का इंस्टीट्यूशन अगरचे बिल्कुल ताज़ा है, 5000 साल ही हुए हैं टोटल, अगर आप देखें 2.5 लाख साल की ज़िंदगी जो इंसान ने इस ज़मीन पर गुजारी है तो। लेकिन इसको इम्प्रोवाइज़ करने की ज़रूरत है, और दुनिया में इसे इम्प्रोवाइज़ किया भी जा रहा है। आप मुख्तलिफ़ खित्तों में जो शादी के रस्म व रवाज हैं उनमें फ़र्क देखते हैं, रिश्ते नाते कैसे तलाश किए जाते हैं इसमें भी आप फ़र्क देखते हैं। लेकिन एक चीज़ का अजरा अभी तक नहीं हुआ कि अगर आपने किसी एक इंसान को अपने लाइफ पार्टनर के तौर पर चुनना है तो उसमें किस कदर मोहतात होने की ज़रूरत है। और ये एक ब्लेसिंग है कि आप कम से कम चुन सकते हैं। बहुत से रिश्ते ऐसे हैं जो आप चुन नहीं सकते, जैसे आप अपने माँ बाप नहीं चुन सकते, आप अपनी औलाद नहीं चुन सकते, पर आप अपने दोस्त चुन सकते हैं, आप अपना लाइफ पार्टनर चुन सकते हैं, जिन लोगों से आपने लेन देन करना है, कोई कारोबार करना है, आप उनको चुन सकते हैं। तो ये एक जो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि आप लाइफ पार्टनर चुन सकते हैं। इस ब्लेसिंग का फ़ायदा हम उसी सूरत में उठा सकते हैं कि अगर हमें पहले सीखने का मौका मिले कि ये काम करते कैसे हैं, ये चुनाव करते कैसे हैं। जैसे हम अपना लाइफ का पर्पज़ आमतौर पर नहीं जान रहे होते, हम अनकॉन्शियसली अपने मकसद की तकमील के लिए ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं लाशऊरी तौर पर। लेकिन अगर हम अपना एक पर्पज़ ऑफ लाइफ हम डिफ़ाइन कर लें और अपने गोल सेट कर लें तो उससे बड़ा फ़र्क पड़ेगा। इसी तरह अगर हम पहले ये जान लें कि किस किस्म का लाइफ पार्टनर हमें सूट करता है और इस रिश्ते की नज़ाकतें क्या हैं, ये जो एक बड़ा ही ख़ास और सबसे अहम रिलेशनशिप है इंसानों की ज़िंदगी में, क्योंकि इस रिश्ते में से बहुत से रिश्ते जन्म लेते हैं। क्योंकि जब आप किसी को लाइफ पार्टनर बनाते हैं तो फिर बच्चे होते हैं, फिर बच्चे हैं तो उनके आगे बच्चे होंगे, तो जो जो वक्त गुजरेगा तो फिर उन बच्चों की शादियां होती हैं, तो फिर आपके रिश्ते नाते दूसरे लोगों से भी बनते हैं, जिनके रिश्ते नाते उससे होते हैं जिससे आप अपने बच्चे या बच्ची की शादी कर रहे होते हैं। तो ये एक तरह से बहुत ही अहम रिलेशनशिप है कि जिसमें आपको जाने से पहले बहुत ज़्यादा छानबीन करने की ज़रूरत होती है। क्योंकि अगर आप कोई छानबीन नहीं करते
और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बुनियाद पर जो पहले आपको नज़र आ गया, जिससे आंखें मिली, आपने दिल दे दिया, तो फिर इससे बड़ी मुश्किलात पैदा होती हैं। और एप्रीहेंशन के साथ आप जाते हैं इन रिश्तों में। तो एप्रीहेंशन के साथ जब आप जाएंगे, ज़्यादातर लोग समझते हैं कि जैसे आजकल कहा जाता है कि भाई ज़्यादातर हस्बैंड मार्केट में ठीक नहीं आ रहे, जैसे खरबूजे ज़्यादातर ठीक नहीं आ रहे, ज़्यादातर फीके निकलते हैं और कोई कोई किस्मत से मीठा निकलता है। तो ये इस वजह से है कि हम किसी हिकमत अमली पर नहीं चल रहे होते, हम किसी स्ट्रेटजी के साथ आगे नहीं बढ़ रहे होते। अगर जिस तरह रोज़गार के लिए ख़ास तौर पर लोग तालीम को चुनते हैं और नशो नुमा भी उसका एक अहम ज़रिया है, इसी तरह चूँकि सभी लोगों ने ज़िंदगी में शादी करनी होती है और जीवन साथी को चुनना होता है, तो कहीं ना कहीं मुनासिब एज पे, जो कि अर्ली एज ही है, टीन एज से भी पहले है, कि हमें पता चल जाए कि ये जो रिश्ते नाते जो हम चुनते हैं ये कैसे चुने जाते हैं और कौन से प्रेडिक्टर्स हैं, कौन सी निशानियां हैं किसी को, कि किसी के अंदर हम देखें तो हमें पता चल जाए कि इसके साथ हम ऐसा रिश्ता बना सकते हैं कि नहीं। आपको ये सुन के हैरत होगी कि दुनिया भर के स्कूलों में जहाँ बच्चियाँ पढ़ती हैं, वो 5वीं 6ठी क्लास में ही अपनी कॉपी पे अपना नाम और किसी लड़के का नाम लिख के ये देख रही होती हैं कि ये सचता है कि नहीं सचता। अब इस क्लास चल रही होती है और वो कागज़ के किसी कोने पर नाम लिख के ध्यान सारा उस तरफ हुआ होता है। हाँ, ध्यान उस तरफ होता है। इससे आप अंदाज़ा करें। और मोहब्बत करना हमने फिल्मों से सीखा है, सारा ड्रामों से सीखा है, अफसानों से सीखा है। यानी ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि अनरियल हैं। फिल्में, ड्रामे, अफसाने, ये सारे किसी शख्स के ज़रख़ेज़ ज़हन की पैदावार होते हैं, जिन्हें ड्रामा राइटर या कहानी नफीस कहा जाता है। और वो जो कुछ भी लिखते हैं वो बाद में रियल लाइफ का हिस्सा बनना शुरू हो जाता है। इट इज़ द अदर वे अराउंड एक्चुअली। होना ये चाहिए कि जो तयशुदा एक तर्ज़ ज़िंदगी है वो हमारी फ़िल्मों, कहानियों और ड्रामों के अंदर हो कि ये डिज़ायरेबल है। फ़िल्मों और ड्रामों में और कहानियों में जो कुछ भी होता है वो तख़य्युल के साथ होता है, और चूँकि उसमें किसी के नफ़ा नुकसान की कोई एहतमाल नहीं होता। किसी फ़िल्म में कोई कैसे मोहब्बत करता है, कैसे किसी जीवन साथी का इंतखाब करता है, आखिर में तो फिर सब ठीक ही होना होता है ना, फिर वो हंसी खुशी रहने लगते हैं। लेकिन हकीकी ज़िंदगी ऐसी नहीं है। आपने जो बात की ना कि इस फैसले को सीखना और बिफोर एज सीखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन फिल्म और ड्रामों के कल्चर से तो सीख हम यही रहे हैं, जो यंगस्टर्स भी, कि बग़ैर किसी लॉजिक के ये फ़ैसला किया जाए, और अगर लॉजिक को ऐड कर लिया आपने तो ये सही फ़ैसला नहीं है। जो नहीं आपके दिल से उठता है ना, वही। वो ड्रामे में जो कुछ ये मोहब्बत का दिखाया जाता है उसके बाद तो ट्रॉमा ही हो सकता है। और वो जो कहते हैं ना मोहब्बत अंधी होती है, हाँ माजी में मोहब्बत अंधी होती थी, पर अब मोहब्बत की आंखें हैं। अब बहुत से समझदार लड़के लड़कियां हैं जो कि बहुत रियलिस्टिक होते हैं, बहुत लॉजिकल होते हैं, और हर वक्त उनके दिमाग पे सिर्फ जज्बात नहीं छाए होते। और उसमें उनको थोड़ा ये भी इंतज़ार करना चाहिए कि जब उनका जो ब्रेन है ज़रा फुली डेवलप हो जाए। जी सर। क्योंकि आपको ये सुन के हैरत होगी कि लड़कों का जो दिमाग है वो डेवलप होते होते 28 साल ले लेता है, जबकि लड़कियों का दिमाग डेवलप होते होते 25 साल लेता है। तो एक तरह से ये तयशुदा समझा जाना चाहिए कि मोहब्बत का आगाज़ करना किसी दूसरे इंसान के साथ इस नीयत के साथ कि मैंने इसे अपना जीवन साथी बनाना है, तो ये 20 साल की उम्र के तो बाद ही होना चाहिए, जब आप तालीम ऑलमोस्ट कामयाबी से मुकम्मल कर चुके हों, जब आप अपने मुस्तकबिल की कोई डिज़ाइनिंग, कोई प्लानिंग कर चुके हों, जब आप अपने वालिदैन पे ये धाक बिठा चुके हों कि आप ज़िम्मेदार हैं, आप अपनी ज़िम्मेदारियां निभा सकते हैं। और ये सब कुछ तभी मुमकिन है जब कोई ग्रूमिंग का पहलू हो, जब कोई ट्रेनिंग का पहलू हो। और मेरे ख़्याल में 12-13 साल की उम्र में अगर लड़कियों और लड़कों को ये ट्रेनिंग दी जाए तो बहुत कारगर हो सकती है, क्योंकि किसी फंदे में पाँव फंसने के बाद
आप जितना मर्जी वावेला करें या लेक्चरिंग करें, फिर उसका दिमाग क्लोज्ड चैम्बर की तरह काम 12 करता साल है। से भी पहले ये ट्रेनिंग दी जा सकती है, बिकॉज अभी तो बहुत 12 आजकल तो 7-8 साल के बच्चे इतने समझदार होते हैं कि वो आपके साथ बिल्कुल मैच्योर लोगों की तरह बातें कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने दाएं बाएं ऑब्जर्वेशन से बहुत कुछ सीखा होता है। इवन 8-10 साल की उम्र के बच्चों के साथ अगर आप वक्त से पहले ये सारी बातें कर लें और बच्चों को बचपन में ही समझा दें कि आप उनसे कैसे तर्ज़े अमल की तवक्को रख रहे हैं, तो ज़्यादातर बच्चे वालिदैन के अप्रूवल के साथ चलते हैं। दूसरी बात यह है कि वालिदैन और बच्चों के दरमियान जो एक हेल्दी तबादला ख्याल है, मैं दोस्तों वाली बातों की बात नहीं कर रहा। वालिदैन और औलाद आपस में दोस्त नहीं हो सकते, पर उनके ताल्लुकात दोस्ताना हो सकते हैं। वालिदैन जो है वो हमेशा लीडरशिप पोजीशन में हों तो अच्छे लगते हैं, वो अच्छी मैनेजमेंट कर रहे हों अपने बच्चों की, तो उन्हें भी खुशियाँ मिलेंगी और उनकी औलाद को भी खुशियाँ मिलेंगी। लेकिन अगर वो बच्चों को खुश करने के नाम पे बच्चों की बात मान के ये सुनना चाहते हैं कि यू आर द बेस्ट डैड, यू आर द बेस्ट मॉम, तो समझे कि बच्चों का इसमें कोई ख़ास नुकसान होने वाला है। सर, अगर ऐसे मामला घर में आना शुरू हो जाते हैं, कोई लड़की या लड़का बिफोर एज इस तरह की कबाहत में पड़ जाए, फैमिली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। पहले हाथ तो डिस्कस ही नहीं कर सकते किसी से भी, इवन अपने रिश्तेदारों से भी कि ये प्रॉब्लम है, आपस में भी एक दूसरे के साथ छुपाने वाली स्ट्रैटेजी। लेकिन चूँकि ऐसे मामला छुपे नहीं रहते तो घर में ही एक बहुत डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, अगर उस बच्चे से छोटे बहन भाई हैं या बड़े हैं तो वो उसको सपोर्ट सम टाइम करते हैं, पेरेंट्स के अगेंस्ट हो जाते हैं। सो घर का माहौल बहुत ख़राब हो जाता है और ये इंसाइट शायद नहीं आती कि इसके लिए कहीं हेल्प की ज़रूरत है। या तो उस बंदे के साथ उसकी शादी कर दी जाती है, यानी या तो लड़की या लड़के की मान ली जाती है। ज़्यादातर यही होता है कि चूँकि वो धमकियाँ भी दे रहे होते हैं कि जी वरना हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, तो हेल्प के लिए तो कोई जाना किसी के ख्याल में नहीं होता और घर में काफ़ी इन्वायरमेंट। आपने बड़ी अहम बातों की तरफ निशानदेही की है। बहुत अनारकी सी फैल जाती है कि घर में माँ बाप इस चीज़ को पसंद नहीं करते, बहन भाई भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात में होते हैं क्योंकि वो इतने तजर्बाकार नहीं होते जितने के माँ बाप होते हैं। फिर जो बहन भाई इस मुसीबत में फंसा होता है वो उसका साथ देना भी पसंद करते हैं। एक और सबसे बड़ी जो मुश्किल पैदा होती है वो यूँ पैदा होती है कि घर के जो बाहर के लोग हैं, जैसे कि खाला चचा मामू, वो आम तौर पर बच्चों के साथ हो जाते हैं और अपने बहन भाइयों जिनको असल में मुश्किल होती है उनका साथ बिल्कुल नहीं देते। और जो मोहब्बत करने वाले नौजवान लड़के या लड़कियां हैं, उन्हें हर वो शख्स अच्छा लगने लगता है जो कि उनकी मोहब्बत के हक़ में है, और उनको हर वो शख्स बुरा लगने लगता है जो उन्हें कोई दानाई की बात बताना चाहता है। तो हमारे मुआशरे का जो अमूमी रवैया है मोहब्बत के बारे में, वो अपने घर के अंदर कुछ और है और मुआशरे में ऑपरेट करते हुए कुछ और है। जब हम किसी ड्रामे में या फिल्म में लड़की लड़के को मोहब्बत करते देखते हैं तो वही हमारे हीरो हीरोइन हैं, लेकिन जब हमारे अपने घर में कोई हीरो हीरोइन पैदा हो जाता है तो हम उन्हें विलन की नज़रों से देखने लगते हैं और हमें उन पे बड़ा गुस्सा आता है। और इस गमो गुस्से की कैफियत में हमारे ताल्लुकात उनके साथ इंतहाई ख़राब हो जाते हैं और एक दूसरे के साथ नफ़रत जो है वो फ़ज़ा में लरसती हुई नज़र आती है और इससे जो बेहतरी नहीं निकल सकती। हीलिंग तब हो सकती है जब हम सबसे पहले अपने गमो गुस्से पे काबू पाएँ, क्योंकि इंसानों से कोताहियाँ गलतियाँ हो सकती हैं और उनको अगर हम प्रॉपर स्ट्रेटजी से मैनेज करना चाहें तो विन विन डील्स को सामने ऐसे मामलों में भी लाया जाए।